अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम सूर्या की फैमिली को देखते हैं। डॉक्टर ने सूर्या की माँ को बताया था कि कुछ ही दिनों में तुम मरने वाली हो। वो अपने बच्चों को यह सब कुछ नहीं बताती, लेकिन सूर्या छोटी छोटी बात पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और गुस्से में किसी को भी पीट देता था। उसके माँ बाप सूर्या की इस बुरी आदत से परेशान होते हैं और एक दिन सूर्या की माँ उससे कहती है कि गुस्सा किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है तो मुझे आके बताना, फिर हम दोनों मिलकर हफ्ते में एक दिन डिसाइड करेंगे। उस दिन तुम चाहो तो गुस्सा दिलाने वाले को पीट सकते हो। सूर्या को अपनी माँ की यह बात समझ में आ जाती है। उस दिन के बाद से जब भी कोई सूर्या को गुस्सा दिलाता था तो सूर्या अपनी माँ के पास जाकर उसे सब कुछ बताता, जिसके बाद गुस्सा करना है कि नहीं, उसे मारना है कि नहीं, यह सब कुछ सूर्या की माँ डिसाइड करती थी। ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं और आता है शनिवार। उस रात सूर्या के माँ की मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार के लिए सब लोग सूर्या के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहां सूर्या का इकलौता रिश्तेदार, उसका मामा आता है और नशे में वो सूर्या की माँ को गालियां देने लगता है। दरअसल सूर्या का मामा शराबी था और हर रोज अपनी पत्नी की पिटाई करता था, जिसके बाद सूर्या की माँ ने ही अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट करके उसे जेल भिजवा दिया था। फिर उनकी वाइफ और बेटी कल्याणी को बिना किसी को बताए कहीं दूर भेज दिया था। लेकिन सूर्या की माँ को नहीं पता था कि सूर्या कल्याणी से एक तरफा मोहब्बत करता है। जेल से बाहर आने के बाद सूर्या का मामा अपनी वाइफ और बेटी के बारे में पूछता था, लेकिन सूर्या की माँ ने किसी को कभी नहीं बताया कि वो दोनों कहाँ हैं। और आज सूर्या के माँ की मौत के बाद सूर्या का मामा समझ चुका था कि वो अब अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो सबके सामने सूर्या की माँ को गालियां दे रहा था। जिसके बाद सूर्या अपनी मरी हुई माँ से पूछता है कि क्या आज मैं गुस्सा कर सकता हूँ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। नादानी में सूर्या अपनी माँ के इस खामोशी को उनका इशारा समझ लेता है और अपने मामा की जमकर पिटाई करता है। शनिवार का दिन था तो अब से सूर्या मान लेता है कि उसकी माँ ने उसे हर शनिवार गुस्सा करने की और गुस्सा दिलाने वालों की पिटाई करने के लिए परमिशन दे दी है। ये तो हो गई सूर्या के बचपन की बातें, लेकिन बड़ा होने के बाद इस गुस्से की वजह से सूर्या के साथ क्या क्या होगा, उसकी बहन और उसके पिता और आसपास के लोगों को सूर्या की वजह से क्या क्या झेलना पड़ेगा, ये पूरी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिल्म का नाम है सारीपोदा शनिवारम, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना। तो अब कहानी पर वापस आते हैं। कई साल बीत जाते हैं। सूर्या अब बड़ा हो जाता है और वो अपने पापा शंकर के साथ रहता है। आज शनिवार का दिन है। सुबह सुबह शंकर अपने बेटे की डायरी चुराता है और भागते हुए एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वसुधा के पास जाता है और उन्हें अपने बेटे सूर्या की कहानी सुनाना शुरू करता है। दरअसल रविवार से शुक्रवार तक सूर्या LIC ऑफिस में जॉब करता है और इस बीच में अगर कोई सूर्या को गुस्सा दिलाने वाला काम करता तो सूर्या उसका नाम एक डायरी में नोट कर लेता था। फिर शनिवार को सुबह सुबह डायरी में उन सब का नाम पढ़ता था, सोचता था कि उसे गुस्सा आ रहा है या नहीं। जिसका नाम पढ़कर गुस्सा नहीं आता था सूर्या उसे माफ करके उसका नाम डायरी से काट देता था। लेकिन जिसका नाम पढ़ने के बाद सूर्या को गुस्सा आता उसके नीचे लाल निशान लगा देता था, फिर उसे ढूंढ कर मारता था। इतने सालों में सूर्या ने सिर्फ शनिवार को बहुत सारे लोगों को मारा था और उनमें से एक आदमी नारायण प्रभा भी था, जो कि एक डेयरी का मालिक और छोटा मोटा गुंडा है। शनिवार को सूर्या उसे मारता था, जिसके बाद हफ्ते के बाकी दिनों में वो लोग बदला लेने के लिए सूर्या के पापा शंकर और सूर्या को भी मारने की कोशिश करते थे। फिर अगले शनिवार को सूर्या फिर से उन्हें मारता था। उनका ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। इतना ही नहीं, कुछ महीनों पहले शुक्रवार को उसकी बहन भद्रा की शादी थी। दिन में लड़के का पिता सूर्या की माँ के बारे में कुछ बातें बोल देता है, जिसके बाद सूर्या रात 12 बजे तक का इंतजार करता है और जैसे ही शनिवार शुरू होता है सूर्या उसकी भी पिटाई करता है। खैर, उन दोनों की लव मैरिज थी तो लड़का भद्रा से शादी तो कर लेता है, लेकिन उसके घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं और भद्रा भी सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ बेंगलोर चली जाती है। उस दिन के बाद से भद्रा सूर्या से नाराज होती है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। सूर्या की कहानी सुनकर डॉक्टर वसुधा कहती है कि आप उसकी शादी करवा दीजिए, लेकिन शंकर बताता है कि वो शादी के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि सूर्या कल्याणी से प्यार करता था और अब भी उसे ढूंढ रहा है।
तो शंकर एक लड़की को नकली कल्याणी बनाकर सूर्या के सामने लाता है और वो लड़की सूर्या को बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी था। उस दिन के बाद से सूर्या ने कल्याणी को ढूंढना तो बंद कर दिया, लेकिन शादी करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। सूर्या की कहानी सुनने के बाद डॉक्टर वसुधा को लगता है कि शायद सूर्या के पापा उसका इलाज करवाने के लिए आए हैं, लेकिन शंकर बताता है कि मैं यहाँ उसका इलाज करवाने नहीं, आपको बताने आया हूँ कि आज डायरी में आपके हस्बैंड का नाम सबसे ऊपर है। यह सुनकर वसुधा शॉक्ड हो जाती है। दरअसल वसुधा का हस्बैंड एक कॉलेज में पढ़ाता है और सूर्या की बहन भद्रा ने उसे क्लासरूम में एक बच्ची के साथ मिसबिहेव करते हुए देख लिया था। सूर्या को यह बात पता चल गई थी, इसलिए आज शनिवार को सूर्या उसकी पिटाई करने उसके घर पहुंच जाता है और जब तक वसुधा अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अपने घर पहुंचती है तब तक सूर्या उसके हस्बैंड की पिटाई करके वहां से चला जाता है। एक तरफ सूर्या गुस्सा होने पर सिर्फ उन लोगों को मारता था जो गलत काम करते थे, तो दूसरी तरफ हम सियाई दया को देखते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। और जब भी दया को गुस्सा आता था वो एक बस्ती में जाता था और किसी को भी पकड़कर तब तक मारता था जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। कांस्टेबल चारुलता नई उसके पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करती है। उसे अपने ज्वाइनिंग लेटर पर दया के सिग्नेचर चाहिए थे, लेकिन एक बूढ़ा कांस्टेबल उससे कहता है कि तुम दया से ना ही मिलो तो बेहतर है। जिसके बाद वो चारू को दया के बारे में सब कुछ बताता है। दरअसल कुछ साल पहले दया के बड़े भाई ने उसके ऊपर प्रॉपर्टी लिटिगेशन का केस कर दिया था। फिर बस्ती वालों के सपोर्ट से दया का भाई एमएलए भी बन गया और अपनी पावर का यूज करके प्रॉपर्टी वाला केस भी जीत गया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दया अपने भाई की परमिशन के बिना अपनी जमीन किसी को भी नहीं बेच सकता। उस जमीन की वैल्यू 45 करोड़ थी। उस दिन के बाद से दया ने कई बार जमीन बेचने के लिए अपने भाई से साइन करवाने की कोशिश की, लेकिन वो साइन ही नहीं करता था और यही वजह है कि दया अपने भाई से नफरत करता था और बस्ती वालों को ही अपनी हार का जिम्मेदार मानता था। बस्ती के लोग पहले क्रिमिनल थे, लेकिन अब सब लोग अपना गलत काम छोड़कर ईमानदारी से मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। लेकिन दया उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री का फायदा उठाता है और जब भी दया को गुस्सा आता है वो बस्ती में जाकर किसी को भी पकड़ लेता है और मारना शुरू कर देता है। बस्ती के लोग इस अत्याचार को अपनी किस्मत मान चुके थे और कोई भी दया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। बूढ़े कांस्टेबल से सब कुछ सुनने के बाद चारुलता बस्ती में जाती है, वहां के लोगों से मिलती है, वो बस्ती वालों की हेल्प करना चाहती है। बस्ती का एक आदमी लॉकअप में था। चारू उसके घर से उसके लिए खाना लेती है और पुलिस स्टेशन में आकर उस आदमी को खिलाती है। तभी दया कांस्टेबल सुधा के साथ पुलिस स्टेशन में आता है और चारू को उस आदमी की मदद करते हुए देख लेता है। वो चारू के ऊपर भड़क जाता है और इसके बाद वो चारू को हमेशा अपने साथ रखता है। ड्यूटी के टाइम पर वो जहां भी जाता था चारू को गाड़ी में अपने साथ लेकर जाता था। एक दिन हॉस्पिटल के सामने दया अपनी गाड़ी रिवर्स कर रहा था और गलती से एक बुढ़िया को गाड़ी ठोक देता है, जिसके बाद नॉर्मली जैसा होता है वो बुढ़िया भी दया से कहती है कि तुम क्या अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। और ये सुनकर दया गुस्से में लाल हो जाता है। वो सुधा और चारू को बुढ़िया की गाड़ी के दोनों तरफ खड़ा कर देता है, फिर जानबूझकर उसकी गाड़ी को ठोकने लगता है। सूर्या भी वहीं पर था और वो ये सब कुछ देख रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन आज शनिवार नहीं है तो सूर्या बोतल की कैप में अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालता है और चुपके से दया की गाड़ी के नीचे फेंक देता है। गुस्से में सूर्या को मारने के लिए दया गाड़ी से बाहर आता है तो सूर्या उसे पेट्रोल दिखाता है और कहता है कि आपकी गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा है, ब्लास्ट हो सकता है। दया को भी उसकी बात समझ में आ जाती है और फिर चुपचाप दया वहां से चला जाता है। इधर सूर्या देखता है कि जल्दी जल्दी में उसने अपनी बाइक का पेट्रोल बंद ही नहीं किया था और अब उसका सारा पेट्रोल गिर चुका है। जिसके बाद सूर्या अपनी बाइक को धक्का देते हुए लेकर जा रहा था और दूसरी तरफ से चारू आती है। बुढ़िया को बचाने के लिए सूर्या ने जो किया था वो सब देखकर चारू इम्प्रेस हो गई थी और अब वो पेट्रोल लाने में सूर्या की हेल्प करती है। दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं, बार बार मिलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो जाती है। चारू के साथ रहते हुए घूमते हुए सूर्या को गुस्सा भी कम आता है, लेकिन कुछ दिन सूर्या के साथ घूमने के बाद चारू नोटिस करती है कि रविवार से लेकर शुक्रवार तक जो लोग भी चारू को परेशान करते हैं
कोई अनजान आदमी हर शनिवार को उनकी पिटाई करता है। वो सूर्या को भी ये बात बताती है, लेकिन सूर्या उसकी बातों को इग्नोर करता है और चारू के सामने नाटक करता है कि मैं कभी गुस्सा ही नहीं करता। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आखिरकार एक शनिवार के दिन सूर्या डिसाइड करता है कि वो चारू को अपनी सच्चाई बता देगा। वो चारू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन चारू दया के साथ उसके भाई के घर पर होती है। दया के भाई ने पेपर्स पर साइन करने के बहाने दया को अपने घर बुलाया था। सुधा और दया दोनों हॉल में बैठे होते हैं। कमरे में उसका भाई अपने आदमियों से कहता है कि जब तक दोनों यहाँ बैठे हैं उनसे सिर्फ चाय पानी पूछते रहो, लेकिन देना नहीं है। इसके बाद घर के नौकर बार बार दया के पास जाते हैं, चाय पानी पूछते हैं, लेकिन लेकर नहीं आते। दया अपने भाई का इरादा समझ जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन अपना गुस्सा शांत करने के लिए दया बस्ती में आता है और सामने जो भी मिलता है उसे बुरी तरह से मारता है। चारू, सुधा और बस्ती के सब लोग बस देखते ही रहते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाता और दया एक छोटी बच्ची को मार मार कर बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी सूर्या फिर से चारू को कॉल करता है और चारू सूर्या को बता देती है कि मैं अभी बस्ती में हूँ, दया यहाँ एक बच्ची को मार रहा है। जिसके बाद सूर्या भी बस्ती में पहुंच जाता है। तब तक दया चारू और सुधा के साथ वहां से जा चुका था। सूर्या उस बच्ची की हालत देखता है और उसे अपनी बाइक से हॉस्पिटल पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद चारू भी हॉस्पिटल में आती है। वो बच्ची की माँ से कंप्लेंट करने के लिए कहती है, लेकिन उसके अंदर दया के खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं थी। चारू और सूर्या दोनों बाहर आते हैं। चारू कहती है कि काश वो शनिवार वाला लड़का मेरे सामने होता तो मैं उससे मदद मांगती। उसी टाइम पर नारायण प्रभा के लोग सूर्या पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद सूर्या उन सभी गुंडों को चारू के सामने ही मारता है और अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन शनिवार को ही गुस्सा करता हूँ। उसकी सच्चाई जानने के साथ साथ चारू उसके फाइट का एक डेमो भी देख लेती है। उसका वायलेंट रूप देखकर चारू कुछ पल के लिए डर जाती है, लेकिन जल्द ही चारू समझ भी जाती है कि सूर्या का गुस्सा जायज है। वो अगले दिन फिर से सूर्या से मिलती है, उसे बस्ती के लोगों की प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है कि अगले शनिवार को तुम सियाई को मार कर अपना गुस्सा शांत कर लोगे, लेकिन इससे बस्ती के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। वो दोनों मिलकर बस्ती के लोगों के लिए कुछ करने के बारे में सोचते हैं और एक मौके की तलाश में होते हैं। जल्द ही उन्हें एक मौका मिल भी जाता है। दया का लॉयर उससे मिलने के लिए आता है। वो दया को बताता है कि इस संडे तक अगर जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्लाइंट यह डील तोड़ देगा, इसलिए हमें हर हाल में पेपर्स पर आपके भाई की सिग्नेचर चाहिए। दया को पता था कि उसका भाई कभी साइन नहीं करेगा, तो अब वो अपने भाई को मारने का प्लान बनाता है। सुधा उसके बारे में हर छोटी छोटी बात पता करता है, फिर दया को बताता है कि उसका भाई हर शनिवार को क्लब में जाता है जहां पर उसे मारना आसान होगा। चारू भी दया का सारा प्लान सुन लेती है और वो सूर्या को सब कुछ बता देती है। जिसके बाद सूर्या बस्ती में जाता है और एक दीवार पर लिख देता है कि मैं इस बस्ती का ही रहने वाला हूँ और इस शनिवार को मैं हम सब के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़ा होने के लिए दया की पिटाई करके पहला कदम उठाऊंगा। अगली सुबह बस्ती के लोग मैसेज पढ़ते हैं तो थोड़ी चैन की सांस लेते हैं और शनिवार का इंतजार करने लगते हैं, यह सोचकर कि उन्हें बचाने वाला कोई तो मसीहा आ गया है। एक तरफ दया अपने भाई को मारने की तैयारी करता है, दूसरी तरफ सूर्या दया की पिटाई करके बस्ती के लोगों में थोड़ी सी हिम्मत जगाने की प्लानिंग करता है। लेकिन इन सब के बीच में एक गड़बड़ हो जाती है। शनिवार का दिन आता है और सुबह सुबह सूर्या की डायरी शंकर के हाथ लग जाती है और शंकर देखता है कि आज सूर्या इंस्पेक्टर दया को मारने वाला है। शंकर डर जाता है क्योंकि पहले ही कई गुंडे सूर्या के दुश्मन बन चुके थे और अब सूर्या पुलिस वालों से भी पंगा लेने वाला था। उसे बचाने के लिए शंकर उसकी कॉफी में बेहोशी की दवाइयां मिलाकर पिला देता है। सूर्या बेहोश हो जाता है। तभी शंकर को सूर्या के एक दोस्त का कॉल आता है। वो बताता है कि सूर्या को मारने के लिए उसके कुछ पुराने दुश्मन उसे ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद शंकर घर के सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करके मेन गेट पर बाहर से ताला लगा देता है और पीछे के रास्ते से घर के अंदर आ जाता है। थोड़ी देर में सूर्या को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे उनके घर आते हैं और ताला लगा हुआ देखकर चले भी जाते हैं। लेकिन शाम को सूर्या की बहन भद्रा उनके घर आती है। वो प्रेग्नेंट थी। शंकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि भद्रा के आने से गुंडों को भी पता चल जाता है कि सूर्या घर के अंदर ही है और अब वो सब दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं। इधर सूर्या अब थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा था। वो उन गुंडों की जबरदस्त धुलाई करता है और फिर शंकर के साथ भद्रा को हॉस्पिटल भेज देता है और दया को पीटने के लिए क्लब में चला जाता है। इधर क्लब में
में दया अपने भाई को मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई को गोली मारने वाला था, अपने चेहरे पर लाल कपड़ा बांधकर सूर्या वहां आ जाता है। दया गोली चलाता है, उसका भाई भी उसे देख लेता है, लेकिन तब तक सूर्या दया को पीटना शुरू कर देता है। 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। सूर्या उसकी पिटाई करके भाग जाता है। घर पर सूर्या की बहन भद्रा उन्हें बताती है कि मैं बेंगलोर नहीं गई थी। दरअसल भद्रा अपने हस्बैंड के साथ इसी शहर में रह रही थी, लेकिन सूर्या हर हफ्ते मारपीट करता था, इसलिए भद्रा ने अपने घर वालों से दूरियां बना ली थी। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है और उसका हस्बैंड शहर से बाहर गया हुआ है और इसलिए भद्रा घर वापस आई थी, क्योंकि ऐसी हालत में उसका अकेले रहना ठीक नहीं था। वो सूर्या से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मेरे बच्चे का जन्म लेना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सूर्या उसे समझाता है और गुस्सा छोड़ देने का, मारपीट ना करने का वादा भी करता है। उसने अब तक जितने भी लोगों की पिटाई की थी, एक एक करके सबके पास जाकर उन सब से माफी मांगता है और अपना मामला सेटल कर लेता है। वो भद्रा के ससुर जी से भी माफी मांगता है और अपने परिवार को फिर से एक कर लेता है। उधर दया के एमएलए भाई को लगता है कि उस रात क्लब में लाल रुमाल लगाकर जो आया था वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दया ने मेरी जान बचाई है। जिसके बाद वो दया को अपने घर बुलाता है, उसे इज्जत से चाय पानी पिलाता है और कागजात पर साइन करने के लिए भी मान जाता है। लेकिन वो दया से कहता है कि जिसने भी मुझे मारने की कोशिश की है और तुझे मारा है उसे किसी भी तरह से ढूंढ निकालो। इसके बाद दया पुलिस स्टेशन आता है और सबसे उस लाल रुमाल वाले आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। चारू तुरंत सूर्या को कॉल करके सब कुछ बता देती है। जिसके बाद सूर्या एक अलग प्लान बनाता है। वो पुलिस स्टेशन में दया के पास आता है और उसे एक नई और झूठी कहानी बताता है कि एक आदमी ने अपने चेहरे पर लाल रुमाल लगाकर शनिवार की रात करीब 10 बजे मेरी पिटाई की थी। दया उसकी पूरी कहानी सुनता है और समझ जाता है कि सूर्या को भी उसी आदमी ने पीटा था जिसने मुझे पीटा था। सूर्या कहता है कि मैं उसे देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। अगले दिन दया इलाके के सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा करता है और सूर्या को बुलाकर उसकी पहचान करवाता है, लेकिन सूर्या कहता है कि उनमें से कोई नहीं था। इधर दया का एमएलए भाई भी रुमाल वाले आदमी को ही ढूंढ रहा था और कुछ दिन में ही उसके लोग सूर्या को पकड़ लाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सूर्या ने ही एमएलए को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद एमएलए भी दया को फोन करके बताता है कि मैंने उसे पकड़ लिया है और उसे अपने घर बुलाता है। दया जैसे ही एमएलए के घर पहुंचता है, सूर्या को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। वो सूर्या को छुड़ाता है और अपने भाई से कहता है कि ये वो आदमी नहीं है, बल्कि इसे भी उसी आदमी ने मारा है जिसने हम सबको मारने की कोशिश की थी। लेकिन तभी सुधा का खबरी उसे बस्ती में दीवार पर लिखा हुआ सूर्या के मैसेज का फोटो भेज देता है। दया फोटो देखता है और तुरंत बस्ती में आकर पूरे बस्ती वालों की पिटाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि दीवार पर लिखे मैसेज की वजह से दया को पूरा यकीन हो जाता है कि उसे पीटने वाला बस्ती का ही कोई आदमी है। वो बस्ती वालों से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उस आदमी को मेरे हवाले कर देना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रात में सूर्या और चारू फिर से बस्ती वालों के पास जाते हैं। उनके अंदर हिम्मत जगाने की कोशिश करते हैं कि वो शनिवार वाला हिम्मत करके एक बार दया के सामने खड़ा हो गया। हो सकता है कि दोबारा खड़े होने के लिए वो तुम में से किसी की हिम्मत का इंतजार कर रहा हो। अगर तुम उस शनिवार वाले को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें दया के सामने अपनी हिम्मत दिखानी होगी। इधर दया के मन में एक सवाल आता है कि आखिर शनिवार वाले को कैसे पता चला कि मैं क्लब में हूँ और अपने भाई को मारने वाला हूँ। दया इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि सुधा के अलावा सिर्फ चारू को ही उसके पूरे प्लान के बारे में पता था। वो चारू के बारे में पता करता है तो समझ जाता है कि चारू और सूर्या ने एक साथ मिलकर ये कांड किया है और मुझे मारने वाला सूर्या ही है। वो एमएलए को भी यह बात बताने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन एमएलए उसे क्लब का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर एमएलए भी समझ चुका था कि दया उसे बचाने के लिए नहीं मारने के लिए क्लब में आया था। एमएलए दया को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन दया उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसे ही मार देता है। फिर वो एमएलए के आदमियों के सामने दिखावा करता है कि अभी अभी सूर्या यहाँ आया था और वो एमएलए को मारकर यहाँ से भाग गया है। इसके बाद दया एमएलए के आदमियों के साथ चारू के घर जाता है और उसे पकड़कर टॉर्चर करते हुए बस्ती में लेकर चला जाता है। इधर चारू को बचाने के लिए सूर्या उसके घर आता है और चारू की माँ को देखता है, जो कोई और नहीं उसकी मामी ही थी। वो सूर्या को बताती है कि चारू कोई और नहीं तुम्हारी अपनी
कल्याणी ही है और दया उसे लेकर बस्ती गया हुआ है। सूर्या भी बस्ती में जाता है, तब पूरे बस्ती वालों के सामने दया सूर्या को बहुत मारता है, लेकिन सूर्या चुपचाप मार खाता है क्योंकि वो बस्ती के किसी भी एक आदमी को हिम्मत दिखाकर दया के सामने खड़े होने का इंतजार करता है, लेकिन वो सब अपना सर झुकाकर बस सूर्या को ही मार खाता हुआ देखते रहते हैं। इसके बाद दया बस्ती की एक छोटी बच्ची को मार रहा होता है, तब आखिरकार एक आदमी हिम्मत करके दया के सामने खड़ा होता है और दया को थप्पड़ लगाता है। इसके बाद पूरे बस्ती वाले अपनी पूरी ताकत के साथ दया के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर उसके आगे का काम सूर्या संभाल लेता है। वो दया की जमकर पिटाई करता है और गांव वाले भी एमएलए के बाकी गुंडों का मुकाबला करते हैं। उनकी यह हिम्मत उनकी जिंदगी बदल देती है। खैर, सबसे आखिर में हम देखते हैं कि एमएलए के सबसे खास आदमी ने दया को पकड़ रखा है और उसके पास भी क्लब का सीसीटीवी फुटेज है। वो दया की सच्चाई जान चुका है और आखिर में वो दया को गोली मारकर उसका चैप्टर क्लोज कर देता है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। नेटफ्लिक्स पर यह मूवी हिंदी में अवेलेबल है और मुझे पता है कि आपने यह फिल्म देख ली होगी। अगर नहीं तो अभी जाकर देख लेना। साथ ही अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको यह फिल्म कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।